तो बताते हैं आपको पीएफआई की नई परिभाषा के बारे में कि पंगा फ्रंट ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि जहां दंगा वहां पर पंगा फ्रंट ऑफ इंडिया। कानपुर में हिंसा के बाद सिर्फ जांच का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे साजिश की कई कड़ियां सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके खुलती जा रही हैं। जी हाँ, और जो खुलासे सामने आ रखे हैं, उन कड़ियों में जो बातें सामने आ रखी हैं, अब उस इस्लामिक संस्था का भी नाम सामने आ गया है जिसका नाम शाहीन बाग से लेकर दिल्ली के जहांगीरपुरी दंगे तक में सामने आ चुका है। बात हो रही है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई की, जिसकी भूमिका कानपुर हिंसा में भी देखने को मिली, क्योंकि पुलिस ने पीएफआई से जुड़े हुए 3 एक्टिव मेंबर्स को गिरफ्तार किया है। ये बात आप जानते होंगे, लेकिन इनकी कुंडली अभी तक किसी ने आपके सामने नहीं खोली होगी। तो चलिए आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं आपको कानपुर को हिंसा की आग में झुलसाने की साजिश किसने की थी। देश में कहीं दंगा हो जाए, हिंसा वाली साजिश हो, और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम ना आए, ये नामुमकिन है। कानपुर को हिंसा की आग में झोंकने वाली साजिश में भी पीएफआई के प्यादे शामिल थे। पीएफआई पर शक की सुई तो पहले से घूम रही थी, लेकिन अब इस बात पर भी पुलिस ने मुहर लगा दी। कानपुर शहर को हिंसा की आग में झुलसाने की साजिश के 5 दिन बाद पीएफआई के 3 प्यादे पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। पहला नाम मोहम्मद उमर, बेकनगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया। हिंसा के वक्त मौके पर मौजूद था और 2019 सीएए हिंसा में भी शामिल था। सैफुल्लाह, इसे भी बेकनगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह भी हिंसा के वक्त मौजूद था और 2019 सीएए हिंसा में शामिल था। मोहम्मद नसीम, इसे भी बेकनगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया। हिंसा के वक्त वहीं पर मौजूद था और 2019 सीएए हिंसा में ये भी शामिल था। ये 2019 में ये 5 लोग आइडेंटिफाई हुए थे, जिसमें से 3 को अरेस्ट करके भेजा गया है। चौथा बीमार है, अभी घर पर ही है। 5वां करीब 1.5-2 साल से अपने। तो ये 2019 में आइडेंटिफाई किए गए थे और वर्तमान परिवेश में इनका कुछ लिंक मिल रहा था, जिसी में इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। अब पीएफआई का और कोई सदस्य तो नहीं कानपुर के अंदर और हो सकते हैं, लेकिन ये 5 पूर्व के आइडेंटिफाइड थे जिन पे कार्रवाई की। इसमें 3 गिरफ्तार हुए हैं जी। 2 नहीं मिल रहे हैं या बीमार हैं? नहीं, ये चौथा यहीं पर है बट बीमार है और चलने फिरने की हालत में नहीं है, और 5वां जो है वो करीब 1.5-2 साल से घर छोड़ के चला गया। तो सुना आपने, कानपुर के पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा साफ कह रहे हैं कि कानपुर हिंसा में अब तक पीएफआई के 3 प्यादों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन कानपुर पुलिस ने पीएफआई से जुड़े 5 लोगों की पहचान शहर में की। लेकिन पुलिस को पीएफआई के कानपुर हिंसा कनेक्शन की जानकारी कैसे मिली, यह भी जान लीजिए। इसे तो आप पहचानते ही होंगे, कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में पता चला कि कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी अपने बेहद करीबी निजाम कुरैशी और इखलाक मिर्जा के जरिए पीएफआई के संपर्क में था। निजाम वो शख्स जिसका नाम बाकायदा एफआईआर की कॉपी में है। टाइम्स नाउ नवभारत के पास वो एफआईआर की कॉपी जिसमें निजाम को नामजद आरोपी बनाया गया। निजाम कुछ दिनों तक एक राजनीतिक पार्टी का हिस्सा भी रहा, लेकिन हाल ही में उसे पार्टी से हटा दिया गया। वो जमीयतुल कुरैश नाम का एक संगठन भी चलाता है और हयात जफर हाशमी के साथ मिलकर इस तरह की गतिविधियों में हमेशा शामिल होता रहा है। हालांकि इखलाक का नाम केस में नहीं है, लेकिन तफ्तीश की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक निजाम और इखलाक दोनों पीएफआई के सीधे संपर्क में हैं। इसके जरिए हयात भी संपर्क में था। सर्विलांस के जरिए इससे जुड़े कई बड़े खुलासे हुए। कानपुर का सद्भावना चौक पहली बार इस तरह की आग में नहीं झुलसा, बल्कि समय समय पर यहाँ पर इस तरह की हिंसा भरी झड़पें होती रही हैं, जिसकी चपेट में वाहनों में आग लगा दी गई है, चौकियां फूंक डाली गई हैं, कई लोग घायल भी हुए हैं। इस बार इस जो घटना घटी है, पुलिस इसको लेकर खासा गंभीर है।
4 एसआईटी टीम गठित कर इस मामले की जांच की जा रही है। इस मामले में पीएफआई का कनेक्शन भी खंगाला जा रहा है। जो मुख्य आरोपी है हयात जफर हाशमी, उसके सहयोगी जावेद अहमद खान, राहिल और सूफियान, इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इनके परिवारीजनों से भी पूछताछ की गई है, पड़ताल की गई है। इनके अकाउंट डिटेल भी खंगाले जा रहे हैं। इनके पास से जो मोबाइल मिले हैं उसकी कॉल डिटेल्स भी निकलवाई गई है। पूरी पड़ताल की जा रही है कि ये योजना कहीं कॉन्स्पिरेसी तो नहीं थी। किसी बड़े इरादे के साथ जब इतने बड़े वीआईपी इस शहर में मौजूद हैं, तो उस इरादे के साथ कोई बड़ी घटना को अंजाम देने का इन लोगों का इरादा तो नहीं था। सूत्रों के मुताबिक हाशमी के पास पीएफआई से संबंधित कुछ दस्तावेज मिले। ये दस्तावेज AIIC, RIF, SDPI और CFI संस्थाओं से जुड़े हैं। ये सभी दस्तावेज फंडिंग से जुड़े हैं। कानपुर में पीएफआई की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसकी पड़ताल करने टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर मनीष यादव सीधे पहुंचे मोहम्मद उमर के घर। बजरिया इलाके के नगर निगम कॉलोनी में रहने वाली उमर को पुलिस ने कानपुर हिंसा केस में गिरफ्तार किया। पीएफआई का एक्टिव मेंबर है, लेकिन जब हमने उमर के पिता मोइनुद्दीन से बात की तो उन्होंने जो कुछ भी कहा वो आपको हैरान कर देगा। क्या कोई लेना देना है पीएफआई से? पीएफआई की किसी लीडर से बात? किसी लीडर से कोई लेना देना नहीं है, न ही वो जानता है किसी को। बस वही जो एक फोटो लेके आए थे उस आधार पे ले गए थे। उसके बाद से कोई पता नहीं चला उसका कि कहाँ रखा रात भर। उसके बाद वहीं उधरी से गिरफ्तारी दिखाया और भेज दिया जेल। अच्छा, अभी जो 3 जून को हिंसा हुई है, इसमें हयात हाशमी से कैसे संपर्क में आया? वो हयात हाशमी को तो वो जानता भी नहीं है। अच्छा, ना हम जानते हैं, पेपर में भी आया है तब हम लोग नाम पढ़ा है। अच्छा, पुलिस का दावा है कि जो कॉल रिकॉर्डिंग है, सीडीआर उसने खगलवाई है, उसमें हयात का संपर्क उसके साथ था। नहीं, कोई संपर्क नहीं, कोई साथ नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, उमर के पिता को मालूम ही नहीं कि उनका बेटा पीएफआई का मेंबर है, लेकिन ये जरूर कहा कि CAA विरोधी दंगों के दौरान भी पुलिस ने बेटे को गिरफ्तार किया था। पुलिस कह रही है कि आपका बेटा पीएफआई के संपर्क में था। पीएफआई प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन कई जो हिंसा की घटना जो देश भर में हुई है उसमें उसकी भूमिका आती रही है। CNRC में भी उसकी भूमिका थी, तब भी उमर को गिरफ्तार किया था। तो वो जो उस समय जो गिरफ्तार किया था तो उसको यहीं से घर से ले गए थे। घर से ले जा करके कहाँ रखा रात भर ये पता नहीं। दूसरे दिन पता चला कि इनको झकरगटी से गिरफ्तार करके वो जेल भेज दिया है। उमर के रिश्तेदार और पड़ोसियों का भी कहना है कि वो मदरसे में हाफिज है। 3 जून को तो वो घर पर ही था। नमाज पढ़ने के बाद वो घर आया, उसका कहीं भी आना जाना नहीं हुआ। फ्राइडे को उन्होंने अपने पिताजी को नमाज पढ़ाया। उसके बाद 4 बजे नमाज पढ़ाया। उसके बाद यहीं रहा। ये सैटरडे को ये काम हो, सैटरडे को अपने पिताजी को हार्ट का वहाँ ले गया अस्पताल। वहाँ से आके यहीं था। फिर सैटरडे को पुलिस ले गई यहाँ से। अच्छा, बाकी जो 2 मेंबर हैं पीएफआई के अरेस्ट किए गए हैं, उनसे कभी कोई ताल्लुकात रहे हो? आप तो भाई हैं। नहीं, कोई ताल्लुकात नहीं उसको, कोई नहीं, उसको कोई किसी चीज से वही नहीं था। सुबह में जो उठना नमाज पढ़ना, उसके बाद जो 8 बजे का सीधा मदरसे उनको जाना, फिर जो है इतनी समय वही 12 बजे आना है मदरसे से बच्चों को पढ़ा के, उसके बाद जोहर की नमाज। मदरसा बिल्कुल सामने ही है? नहीं, मदरसा ये नहीं ना, वो ताड़ बगिया जाजमऊ में है। अच्छा, जाजमऊ में। तो उसके बाद जो है फिर जोहर के बाद नमाज पढ़ाना उनको, उसके बाद आके घर पे खाना खाना, सोना। सिर्फ उमर ही नहीं, कानपुर में पीएफआई के कई और प्यादे हैं। लिहाजा पता लगाया जा रहा है कि मास्टरमाइंड हाशमी किसके संपर्क में था। सूत्रों के मुताबिक लोकल पीएफआई सदस्यों के संपर्क में निजाम और इखलाक हैं, जिनके बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है। पुलिस पीएफआई के पूरे नेटवर्क को तलाशने में लगी है। कानपुर से मनीष यादव, अनुज मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। 3 जून 2022 ये वो तारीख थी जब कानपुर में हिंसा भड़की, और कानपुर में जो हिंसा भड़की उसकी साजिश काफी पहले से रची जा रही थी, और इसका मास्टरमाइंड हयात हाशमी पीएफआई के साथ में मिलकर 8 दिन पहले से ही इसकी तैयारी में था। और कानपुर पुलिस की जांच में अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। लेकिन हैरानी तब होती है जब देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता खुलकर पीएफआई जैसे संगठनों के साथ खड़े हो जाते हैं।
कानपुर हिंसा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस मामले में साजिश की बड़ी बू आ रही है। जिस साजिश की तरफ 3 जून से ही टाइम्स नाउ नव भारत इशारा कर रहा था, उसी साजिश की बात अब पुख्ता हो रही है। पुलिस के सूत्रों की माने तो हिंसा की जमीन 26 मई को तैयार कर ली गई। 27 मई से बाकायदा हिंसा का मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी तैयारी शुरू कर चुका था। बाकायदा मीटिंग्स हुई, लेकिन इसकी भनक लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी LIU को लग गई। लिहाजा लोकल इंटेलिजेंस ने इसकी जानकारी पुलिस अधिकारियों से साझा की, जिसके बाद पुलिस की एक टीम ने हयात जफर हाशमी से संपर्क भी किया, लेकिन हाशमी ने पुलिस को गुमराह किया। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक हाशमी ने पुलिस के सामने बंद की तारीख बदलने की बात मान ली, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। हाशमी ने बाकायदा बंदी को लेकर एक टीम बनाई, जिसमें हर किसी का जिम्मा अलग अलग था। किसी का काम पोस्टर छपवाने का था, तो किसी का काम सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जुटाने का था। इसे लेकर व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए और फिर बेकनगंज में पोस्टर और बैनर चिपका दिए गए। नफरती माहौल बनाया गया। पूरे मामले में जब PFI का नाम आया तो इस्लामिक संस्था ने बड़ी चालाकी से इसे स्टेट टेररिज्म बता दिया। साथ ही पूरी हिंसा से पल्ला झाड़ते हुए साफ कह दिया कि ये PFI को बदनाम करने की साजिश है। You might have seen previously also in many places, especially in Khargon, Kharoli, they tried to bring a PFI link, but they could not do it. So now what we understand is they might be arresting some people and trying to create a PFI link. And what we are pretty much sure is this link they cannot substantiate, they cannot prove it because it's all fabricated. PFI और उसके प्यादों पर कानपुर में हिंसा की साजिश के बड़े आरोप लगे, वो भी उस तारीख को जब देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कानपुर में थे। पुलिस कानून के मुताबिक PFI पर एक्शन ले रही है, लेकिन परेशान कांग्रेस है। पार्टी के नेता कह रहे हैं कि PFI पर एक्शन मुसलमान और विरोध की आवाज दबाने की सरकारी कोशिश है। हाथरस में एक पत्रकार गया था रिपोर्टिंग करने, केरल का था, मुसलमान लड़का था, कप्पन नाम था, आज तक जेल में है। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से थे। उनको कहा गया कि ये PFI से जुड़े हुए हैं। PFI या जो भी उनका संगठन है, उनका बार बार एक तरह से ये दूसरा सिमी बनाना चाहते हैं, इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। CA NRC में भी ये लोग शामिल थे। CA NRC का विरोध नहीं होना चाहिए? क्या इस देश में विरोध करने का अधिकार नहीं है? दरअसल सरकार मुसलमानों के विरोध करने के अधिकार को क्रिमिनलाइज करना चाह रही है, इसीलिए हर घटना को तुरंत वो CA NRC से जोड़ दे रहे हैं। हालांकि देश के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी दो टूक कहते हैं कि जो भी संस्था अपनी हरकतों से एक भारत श्रेष्ठ भारत की ताकत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उन पर एक्शन हो। क्योंकि लगातार देश भर में कई बार PFI को बैन करने की मांग भी आई है और अब कानपुर रॉयट्स में भी PFI के कई लोग। देखिए, मुझे लगता है जो भी इस तरह की हरकतों में हो, उसको बिना किसी देरी के उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को भी इजाज़त नहीं दी जा सकती कि हिंदुस्तान की समावेशी संस्कृति को, एक भारत श्रेष्ठ भारत की ताकत को नुकसान पहुंचाए। लेकिन PFI को हम आखिर पंगा फ्रंट ऑफ इंडिया क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आपको हमारी अगली रिपोर्ट जरूर देखनी होगी। आप बने रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के साथ। तो PFI और हिंसा मानो दोनों एक दूसरे के पूरक। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो इसके लिए आपको ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए, आपको हम दिखाने जा रहे हैं। दिल्ली की जहांगीरपुरी में हुई हिंसा की तस्वीरें आपने देखी होंगी। राजस्थान के करौली में हुए दंगे की तस्वीरें भी आपने जरूर देखी होंगी। कर्नाटक में जब हिजाब विवाद चरम पर था और स्कूलों में मजहबी नारे लगाकर पूरे देश में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही थी, वो तस्वीरें भी आपने जरूर देखी होंगी। और नफरत की सबसे बड़ी तस्वीर तो आपने तब देखी होगी जब 2 साल पहले CAA के विरोध में देश की राजधानी दिल्ली के अंदर शाहीन बाग में समुदाय विशेष द्वारा लंबे वक्त तक धरना प्रदर्शन किया गया था। जानते हैं इन सब घटनाओं में कॉमन बात क्या थी? इन सब मामलों का कनेक्शन कहीं ना कहीं PFI से जरूर निकला। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर इन सब घटनाओं से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का लिंक मिला। वही PFI जिस पर देश के अलग अलग शहरों में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और दिल्ली से लेकर कानपुर तक हिंसा से लेकर नफरती विरोध प्रदर्शन करने में फंडिंग करने के आरोप लगते रहे हैं।
जिस पीएफआई का कनेक्शन कानपुर हिंसा से जुड़ रहा है, उस पीएफआई पर केरल में भी कोहराम है। केरल सरकार ने पीएफआई की गतिविधियों के खिलाफ एक्शन का हंटर चलाया तो 2 दिन पहले तिरुवनंतपुरम में कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। सोमवार को मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास को घेरने की कोशिश की गई तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन का इस्तेमाल कर पीएफआई कार्यकर्ताओं पर काबू पाया। अब सवाल यह कि कानपुर से लेकर केरल तक आखिर पीएफआई पर ही शिकंजा क्यों हर बार जब किसी हिंसा की जांच शुरू होती है तो उसका कनेक्शन पीएफआई से जुड़ जाता है। पिछले कुछ वक्त से देश में अलग अलग जगह हुई हिंसा की टाइमलाइन बताती है कि आखिर क्यों पीएफआई की भूमिका कानपुर से लेकर केरल तक और खरगोन से लेकर करौली तक सवालों के घेरे में है। खरगोन हिंसा, पीएफआई की मिलीभगत का आरोप। 2 अप्रैल 2022 करौली हिंसा, पीएफआई पर आरोप। 16 अप्रैल 2022 जहांगीरपुरी हिंसा, पीएफआई के शामिल होने का आरोप। जनवरी 2022 उडुपी कर्नाटक हिजाब विवाद को भड़काने का आरोप। दिसंबर 2020 हाथरस रेप केस, मुद्दा भड़काने का आरोप। फरवरी 2020 दिल्ली दंगा, पीएफआई के कई सदस्य गिरफ्तार। जनवरी 2020 सीएए एनआरसी प्रदर्शन, पीएफआई की भूमिका सवालों में। अलग अलग प्रदर्शन, अलग अलग दंगे और अलग अलग हिंसा में एक बात जो कॉमन है वो है पीएफआई। हर जगह पीएफआई की मिलीभगत सामने आई। यही नहीं, कुछ और वजह भी हैं जो कानपुर हिंसा का पीएफआई कनेक्शन जोड़ती हैं। जैसे करौली, दिल्ली, कानपुर, हर जगह दंगों की एक सी स्क्रिप्ट। पत्थर कौन चलाएगा, पेट्रोल बम कौन फेंकेगा, सबकी प्लानिंग। इससे पहले पूरे देश ने देखा करौली में हिंसा हुई तो वहां भी पत्थरबाजी, आगजनी हुई। पहले से ही मकानों पर पत्थर हिंसा वाले दिन के लिए जमा करके रखे गए। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा की चिंगारी भड़की तो करौली की तरह छतों से पत्थर बरसाए गए, पेट्रोल बम चलाए गए। अब कानपुर में भी हिंसा का ऐसा ही मंजर, घरों से पत्थर चले, पेट्रोल बम चलाए गए। लेकिन अब सवाल ये कि जब इतने सारे मामलों के तार सीधे पीएफआई से जुड़े हैं तो सरकार ने अब तक इस संगठन के खिलाफ क्या एक्शन लिया, कोई एक्शन लिया भी है या नहीं? तो चलिए आपको इसकी जानकारी देते हैं। 1 जून 2022 पीएफआई से जुड़े 33 बैंक खातों को अटैच किया गया। मई 2022 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत 2 पीएफआई नेताओं के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दायर की। अप्रैल 2022 सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान बताया गया कि केंद्र सरकार पीएफआई पर बैन की तैयारी में है। कई राज्यों में इस संगठन पर बैन लग भी चुका है। जनवरी 2021 कई आपराधिक और आतंकी गतिविधियों के मामले में एनआईए ने अपनी चार्जशीट में 100 से ज्यादा पीएफआई एक्टिविस्ट का नाम दर्ज किया। फरवरी 2021 पीएफआई और स्टूडेंट विंग पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस दर्ज किए गए। 3 दिसंबर 2020 9 राज्यों में पीएफआई से जुड़े 26 ठिकानों पर ईडी की तरफ से रेड की गई। पीएफआई पर सरकार एक्शन लेती रहती है, लेकिन जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद कहते हैं कि पीएफआई के प्यादों पर कार्रवाई से ज्यादा जरूरी है पहले देश विरोधी गतिविधियों में शामिल पीएफआई पर बैन लगे। The role of organized radical organization like PFI, I think the nation is watching it for many years. How they are disrupting peace in the country, how they are indulging in all acts of violence. Some of them had even figured in having joined ISIS. I think I really wonder why government of India is not banning organization like this. It is high time that this is done. साफ है, कानपुर हिंसा में पीएफआई पर सवाल यूं ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे वजह है, कारण है, तथ्य हैं और प्रमाण हैं। कानपुर से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।